नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए रुक करते हैं खबरों का। भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज से अपने लोकसभा चुनावी अभियान को रफ्तार दे रही है। पार्टी आज और 26 मार्च को विजय संकल्प सभा के माध्यम से 2019 लोकसभा चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया है। 2 दिनों में पार्टी ताबड़तोड़ 500 रैलियां और जनसभाएं करेगी। उत्तराखंड में भी बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर कुल 8 विजय संकल्प जनसभाएं करेगी। आज सीएम त्रिवेंद्र ने अल्मोड़ा के टनकपुर में जनसभा की। वहीं नैनीताल के सितारगंज में भगत सिंह कोश्यारी, गढ़वाल संसदीय सीट के गैरसैंण में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम भी गैरसैंण में मौजूद रहेंगे। अल्मोड़ा में 26 मार्च को देघाट में विजय संकल्प जनसभा होगी, जिसे सीएम संबोधित करेंगे। 26 मार्च को ही सीएम टिहरी संसदीय सीट के लिए पुरोला में भी जनसभा करेंगे। 26 मार्च को ही टिहरी संसदीय सीट के लिए भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी थावरचंद गहलोत देहरादून के राजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू हरिद्वार संसदीय सीट के लिए देहरादून के धर्मपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में इस बार लोकसभा का चुनाव रोचक होने वाला है। क्यों होगा रोचक? देखिए न्यूज 18 की एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने आखिरकार देर रात उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के लिए 2 सीटों पर उम्मीदवारों पर फैसला करना आसान नहीं था। नैनीताल और हरिद्वार सीट को लेकर अंतिम समय तक उहापोह की स्थिति बनी रही। पहले हरिद्वार सीट से कांग्रेस के महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत की चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही थी, लेकिन रावत ने नैनीताल सीट को लेकर अपनी दावेदारी पेश की और आखिरकार कांग्रेस ने नैनीताल सीट हरीश रावत को दे दी। वहीं पहली बार प्रीतम सिंह को लोकसभा का टिकट दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष टिहरी गढ़वाल सीट से ताल ठोकेंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा को अल्मोड़ा से टिकट दिया है और पौड़ी गढ़वाल सीट से पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी को टिकट दिया गया है। मनीष 16 मार्च की राहुल की रैली के दौरान कांग्रेस में शामिल हुए थे। हरिद्वार सीट से पूर्व विधायक अम्बरीश कुमार पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं अब उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और चुनाव इस बार रोचक होता दिख रहा है। अगर सीटों की बात करें तो अल्मोड़ा सीट पर केंद्रीय मंत्री और मौजूदा बीजेपी सांसद की टक्कर प्रदीप टमटा से है। वहीं पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत की टक्कर कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी से है। अगर हरिद्वार सीट की बात करें तो मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की टक्कर पूर्व विधायक अम्बरीश कुमार से होगी। साथ ही अगर टिहरी गढ़वाल सीट की बात करें तो बीजेपी की मौजूदा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह का मुकाबला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से है, जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सबसे रोचक मुकाबला उधम सिंह नगर नैनीताल सीट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार ये सीट सबसे हाई प्रोफाइल रहने वाली है। यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से हरीश रावत उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने इस बार 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले हैं, पौड़ी और नैनीताल। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पिछली बार सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी इस बार कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं नैनीताल सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और कांग्रेस महासचिव के सीधे मुकाबले पर सीएम ने कहा है कि हरदा अब हरदा नहीं रहे, वे हारने वाले हरदा हो गए हैं और उनकी हार तय है। हारदा हो गए हैं। मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस ने जो चेहरे उतारे हैं उसमें साफ झलक रहा है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं थे। जो कहीं नाम नहीं थे, आज वो नाम सामने आए हैं और एक तरह से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मैदान खाली कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी पुनः भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाली है। 5 लोकसभा की सीट ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की झोली में जाने वाली है। उत्तराखंड की सियासत में सोमवार का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन होने के कारण सभी प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के लिहाज से सोमवार का दिन सियासी दलों के लिए बेहद अहम होगा। सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन है और बीजेपी कांग्रेस की ओर से अब तक सिर्फ 2 ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है, वो भी दोनों प्रत्याशी बीजेपी के रहे। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए 18 मार्च से 25 मार्च तक का समय नामांकन के लिए निर्धारित है, लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने के कारण नामांकन में देरी हुई। अब सिर्फ सोमवार का समय बचा है, जिस दिन सभी उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। नामांकन का आखिरी दिन 25 मार्च। रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी, हरिद्वार। अम्बरीश कुमार, कांग्रेस, हरिद्वार। अजय टम्टा, बीजेपी, अल्मोड़ा। प्रदीप टम्टा, कांग्रेस, अल्मोड़ा। अजय भट्ट, बीजेपी, उधम सिंह नगर, नैनीताल। हरीश रावत, कांग्रेस, उधम सिंह नगर, नैनीताल। प्रीतम सिंह, कांग्रेस, टिहरी गढ़वाल। मनीष खंडूरी, कांग्रेस, पौड़ी गढ़वाल। सभी प्रत्याशियों को सोमवार यानी नामांकन के आखिरी दिन अपना नामांकन कराना होगा। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट 10 मार्च को शाम 5 बजे से लागू है। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 25 मार्च 2019 है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि मतलब स्क्रूटिनी का डेट 26 मार्च 2019 है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 28 मार्च 2019 है। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के लिए अभी तक 15 लोग नामांकन करा चुके हैं, जबकि कुल 43 लोगों ने नामांकन पत्र लिए हैं। लिहाजा 25 मार्च का दिन सभी सियासी दलों के लिए गहमा-गहमी भरा रहने वाला है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, कल क्या कुछ हलचल रहने वाली है? देखिए मनु, कल जो लोकसभा चुनाव के जो प्रथम चरण है उसका कल नामांकन का अंतिम दिन है। सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 3 बजे तक चलेगी। कुल 4 घंटे का समय प्रत्याशियों के पास होगा और ख़ासकर कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स जिनका कल देर रात नामों का ऐलान किया गया, उनके पास 4 घंटे का समय होगा कि इस 4 घंटे के भीतर जो एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, नॉमिनेशन से पहले कि कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, जनसभाएं होंगी, जुलूस प्रदर्शन होगा और उसके बाद नामांकन को जाएंगे। तो उनके पास एक सीमित समय होगा 4 घंटे का और इसी अवधि में उन्हें ये सारे काम निपटाने होंगे और नामांकन कक्ष तक पहुंचना होगा, क्योंकि 3 बजे के बाद निर्धारित समय अवधि के बाद यदि आप नामांकन कक्ष में पहुंचे तो आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा या आपका नामांकन पत्र है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरह से कमर कसी है, क्योंकि कल बहुत टाइट शेड्यूल रहने वाला है। जैसे कि हमने बताया कि 43 नामांकन पत्र 22 मार्च तक बिक चुके थे और इसमें से महज 15 लोगों ने ही नामांकन किया था, तो करीब 43 के आसपास अभी और हैं जिनको नामांकन कराना होगा 22 मार्च को। तो बहुत टाइट शेड्यूल है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं और बाकायदा नामांकन कक्ष की पूरी तरह से 11 से 3 बजे तक रिकॉर्डिंग होगी और अंतिम 1 घंटे में 2 से 3 का जो समय होगा उसकी नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग होगी, चाहे वहाँ पर कोई प्रत्याशी हो या न हो जो नामांकन दाखिल कराने आया हो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग होगी। ये एहतियातन चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इस कल के नामांकन को लेकर प्रत्याशियों को भी ये इस बात का आभास तो है कि बहुत कम समय है और इसी समय में उन्हें सब कुछ चीज़ें, सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। इसीलिए आज भी हमने देखा, चाहे भाजपा का कार्यालय हो या कांग्रेस का कार्यालय हो, लोगों में उहापोह की स्थिति है और हर कोई कल का जो अपना प्रोग्राम है, कल का जो शक्ति प्रदर्शन होगा उसको सफल बनाने के लिए जुटा हुआ है। जी, शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से ही देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ये जरूर करेंगी कि शक्ति प्रदर्शन के जरिए ही वो मतदाताओं को लुभा पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल मनु, क्योंकि ये एक राजनीति का रिवाज भी है कि आप भले ही अंदर कुछ भी हों लेकिन बाहर आप दिखाते जरूर हैं। बाहर आपको पूरे शान और शौकत और कार्यकर्ताओं को हुजूम दिखाना ही होगा और इस मामले में हम देखते हैं कि भाजपा बढ़त बनाए हुए चली है, क्योंकि भाजपा के 2 कैंडिडेट पौड़ी और टिहरी लोकसभा के वो 22 मार्च को नामांकन कर चुके हैं और बड़े विशाल तरीके से उन्होंने नामांकन किया। खुद हम लोग इन जुलूसों में शामिल रहे, हमने इनको बहुत नज़दीक से कवर किया तो देखा कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने आराम से जनसभाएं
की और आराम से नामांकन स्थल तक पहुंचे, क्योंकि उनके पास अभी 25 मार्च का भी उनके पास समय था। ये नेता लोग जानते थे कि यदि आज नामांकन फाइल नहीं भी हुआ तो अंतिम दिवस का समय उनके पास है। लेकिन कांग्रेस के पास ये ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस के 5 कैंडिडेट्स को कल नामांकन करना है, लिहाजा जो बड़े नेता हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या रहेगी। पहले तो कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता बचता नहीं है, क्योंकि जो भी बड़े कहे जा सकते हैं वो सब के सब नामांकन करा रहे हैं। तो लिहाजा किसके नॉमिनेशन में कौन नेता आएगा, ये कांग्रेस के पास ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। जबकि भाजपा के पास ये तमाम ऑप्शन है कि अपने स्टार प्रचारकों को, जो भी प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग जो पार्लियामेंट्री जहाँ जहाँ पर नॉमिनेशन होना है वहाँ पर भेज सकती है, वहाँ पर भीड़ जुटा सकती है। तो इस मामले में भाजपा पहले ही बढ़त बनाए हुए चल रही है, लेकिन फिर भी कल हमारी इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत बारीकी के साथ नज़र रहेगी कि कौन प्रत्याशी किस तरह से शक्ति प्रदर्शन करता है और क्या प्रभाव जनता के बीच छोड़ पाता है। जी सुनील, सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 3 घंटे में सारे प्रत्याशियों को सिर्फ 3 घंटे में ही नामांकन करना है। तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल मानो 4 घंटे का समय 11 बजे से और 3 बजे तक ये टाइम है जिसके निर्धारित समय में उनको नामांकन करना होगा। और चूंकि कल अंतिम दिवस है, इसके बाद 26 मार्च को स्क्रूटनी होगी और 28 मार्च तक आप अपना नामांकन पत्र चाहें तो वापस ले सकते हैं। जहां तक चुनाव आयोग की सतर्कता की बात है तो पहले ही हमने 22 मार्च को भी देखा और इससे पिछले चरणों में जो नामांकन है उसमें भी देखा कि एक निर्धारित संख्या में प्रत्याशी और जो उसके एजेंट हैं, जो प्रस्तावक हैं, उन्हीं को प्रवेश करने दिया जा रहा है नामांकन कक्ष के 100 मीटर के दायरे में, उस परिसर के 100 मीटर के दायरे में। बाकी जो उनका जुलूस प्रदर्शन है उसको बाहर रखा जा रहा है। लेकिन जहां तक जो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात है मनु, तो मैं आपको एक बार दोबारा ये रिपीट करना चाहूँगा कि एक बार 2005 में जब कोटद्वार विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो अंतिम क्षणों में कोटद्वार विधानसभा के बीजेपी के कैंडिडेट, जो अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं अनिल बलूनी, वो अपना सिंबल जमा नहीं कर पाए थे 3 बजे तक, और इसी के कारण उनका नामांकन, तब भाजपा कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया था और भाजपा को नतीजतन जो निर्दलीय प्रत्याशी थे भुवनेश खड़गवाल, उनको अपना समर्थन कोटद्वार में देना पड़ा था। और इसका नतीजा ये रहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव हार गई। हालांकि बाद में अनिल बलूनी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए और फिर लंबे समय बाद कोटद्वार में विधानसभा का उपचुनाव कराना पड़ा। तो ये परिस्थितियां फिर दोबारा पैदा ना हो, ये हालात दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जो भी रिटर्निंग अफसर हैं उनको जारी किए हैं। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं सौजन्या, वो समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संबंधित जिलों के रिटर्निंग अफसर के साथ कर रही हैं और इस बात की सख्त हिदायत है कि किसी भी दशा में कोई चूक न हो, अन्यथा दंड भुगतने के लिए भी अधिकारियों को तैयार रहना पड़ेगा। जी सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। राज्य में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी यूकेडी। लोकसभा चुनाव के लिए नाम का किया ऐलान। अल्मोड़ा से केएल आर्य, हरिद्वार से सुरेंद्र उपाध्याय प्रत्याशी होंगे। पौड़ी से शांति प्रसाद भट्ट, टिहरी से डीडी शर्मा, नैनीताल सीट से विजयपाल सिंह यूकेडी के उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ी खबर यूकेडी की तरफ से, जहां यूकेडी ने सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अल्मोड़ा से केएल आर्य, हरिद्वार से सुरेंद्र उपाध्याय, पौड़ी से शांति प्रसाद भट्ट, टिहरी से डीडी शर्मा और वहीं नैनीताल सीट से विजयपाल सिंह यूकेडी के उम्मीदवार होंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पीसीसी चीफ प्रदेश अध्यक्ष चुनाव मैदान में हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में हैं। वहीं अब चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालने वाले नेता अब खुद चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में चुनाव में इसका असर देखा जा सकता है। हालांकि संगठन के लोगों का मानना है कि पार्टियों में अलग अलग कमेटियां उनके नाम संभालने में सक्षम है। पार्टी में हमारे जो 2 वरिष्ठ नेता अगर चुनाव लड़ते हैं, प्रदेश अध्यक्ष और माननीय हरीश रावत जी, तो उस दशा में जो पार्टी के और वरिष्ठ साथी हैं वो सब चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। आपने देखा होगा लगभग 1.5 महीने पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से लोकसभा चुनाव के लिए 5 समितियां, जिनमें समन्वय समिति, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, प्रदेश चुनाव अभियान समिति और मीडिया कमेटी और पब्लिसिटी कमेटी, ये 5 कमेटियों में लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। तो अब
कैंडिडेट तय होने के बाद उन समितियों में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है तो वो अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस चुनाव की कमान संभालेंगे। नहीं, चुनाव तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, पूरे देश की। तो इसलिए हमारे सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है जब हमारी लीडरशिप चुनाव में जाती है, उसका साहस है। और पूरी बीजेपी कलेक्टिव रूप से चुनाव लड़ती है, सामूहिक रूप से चुनाव लड़ती है, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस को बागियों से भी खतरा लग रहा है। निकाय चुनाव के दौरान दोनों ही पार्टियों के नेता नाराज हुए थे, जो इस चुनाव में भी असर डाल सकते हैं। हालांकि इसका अंदेशा दोनों ही पार्टियों को है, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस मामले में कुछ भी बोलने से बचती दिखाई दे रही हैं। और जो भी चुनाव होता है उसमें बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि मैं चुनाव में लड़ने का काम करूं, लेकिन अंतोगत्वा टिकट तो एक ही को दिया जाता है। तो उसमें बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो पार्टी के निर्णय को स्वीकार करते हैं। कुछ लोग जो है पार्टी के निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं, वो बगावत करते हैं, चुनाव लड़ जाते हैं। इसी को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका जो है लोकसभा के चुनाव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। परिवार में 4 सदस्य होते हैं तो वो परिवार में भी कभी कभी मन भिन्नता हो जाती है, लेकिन जब बड़ा मामला होता है तो हम सब परिवार के लोग एकजुट होते हैं। तो वैसे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, लेकिन जैसा आपने संकेत किया कुछ स्थानों पर ऐसा होगा तो वहाँ पर भी वे मुद्दे अपने आप एक गौण हो जाते हैं जब बड़ा मुद्दा हमारे सामने होता है। अब मुद्दा राष्ट्र का है तो निश्चित तौर पर इसमें किसी के व्यक्तिगत जो वो अहम होते हैं वो आमने सामने नहीं आने वाले, सबके सब पार्टी के प्रति समर्पित होकर के काम करेंगे। बागेश्वर में निर्वाचन आयोग आचार संहिता को लेकर उदासीन नजर आ रहा है। आचार संहिता में भी माननीयों की फोटो लगे गेट और अन्य प्रचार से संबंधित सामग्री को ढका नहीं गया है, जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। वहीं जब इस बारे में निर्वाचन अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने जल्द इन्हें ढकने की बात कही। साथ ही उन्होंने आचार संहिता के पूरे पालन कराए जाने की भी बात कही। देखिए, जितनी भी हमारी FST, SST और इत्यादि टीमें गठित हुई हैं जो हमारे MCC को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए, उनको सख्त निर्देश है कहीं पे भी अगर इस तरह का बोर्ड है, उस पर फोटो है, नाम है, तो उसको या तो हटा दिया जाए या तो उसको पन्नी से या प्लास्टिक जो हमारी होती है उससे कवर कर दिया जाए। लेकिन अगर इस तरह का नहीं हुआ है तो उसको मैं अभी ARO को इंस्ट्रक्शन देती हूँ, उसको दिखवाएं और अगर किसी की लापरवाही इसमें पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर टिकट बांटने के बाद भी सियासी घमासान जारी है। बताया जा रहा है कि टिकट की मांग कर रहे पूर्व सांसद बलराज पाशी नाराज हैं। पार्टी हाईकमान ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को नैनीताल से उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से उन्होंने पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। नाराज नहीं है क्योंकि टिकट तो एक ही को मिलती, मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं नाराज हो जाऊं और जिसे टिकट मिल गई है और वो समझे कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मुझे टिकट मिली, ऐसा भाव भी नहीं होता है। भाई मुझसे भी बेहतर आदमी है, मुझसे भी बेहतर कार्यकर्ता हैं हमारे, पर पार्टी ने माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने जब लड़ने के लिए मना किया तो उनकी जगह पर प्रदेश अध्यक्ष को कहा आप चले जाओ, जब वो नहीं जा रहे हैं तो अनचाहे में चले गए हम, तो इसमें नाराजगी की क्या। बागेश्वर में लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोकगीतों के साथ ही विभिन्न तरह के खेलों से बच्चों को मतदान की महत्ता के बारे में बताया जा रहा है, ताकि बच्चे अपने परिजनों को वोटिंग के लिए जागरूक कर सकें। बच्चों को बताया गया कि लोकतंत्र के लिए मतदान करना जरूरी है। साथ ही बच्चों को EVM VVPAT के बारे में भी जानकारी दी गई। बूथ में कोई समस्या रहती है, बूथ में आपको कोई समस्या होती है, उस समस्या के बारे में आप बता सकते हैं। लोकसभा चुनाव में वोटरों को वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस दौरान नुक्कड़ नाटक मंडलियों को रोजगार मिल गया है। जन जागरूकता के गीत प्रचार में सत्ताधारियों के खिलाफ आवाज उठाना, जनगीतों के जरिए जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं नुक्कड़ नाटक मंडलियों का मानना है कि नुक्कड़ नाटक जनता से सीधे संपर्क साधने में सफल होते हैं। हालांकि यूथ इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं।
बुलेटिन में अब खबर श्री हेमकुंड साहिब से जुड़ी हुई। इस साल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून को खुलेंगे। बताया जा रहा है कि ज्यादा बर्फबारी के कारण गुरुद्वारा कमेटी ने यह फैसला लिया है। पिछले कई सालों से श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई के दिन खुलते थे। आपको बता दें कि श्री हेमकुंड साहिब सिखों का पवित्र स्थल है।